ऑस्टियोआर्थराइटिस के बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम ऑस्टियोपोरोसिस की। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? इट इज अ कॉमन सिंड्रोम इन विच देयर इज अ क्वांटिटेटिव रिडक्शन ऑफ बोन मास। जैसे कि ये कंप्लीट बोन है, ठीक है, धीरे धीरे ये जो बोन मास है इसकी यानी कि वेट में कमी आने लग जाती है, क्वांटिटी में कमी आने लग जाती है बोन मास के में, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। जिसके कारण क्या होता है, अब जैसे जैसे धीरे धीरे, जैसे ये कोई बोन है, अब इसमें हल्के हल्के ये बोन के पार्टिकल यहाँ से रिड्यूस होने लगेंगे, तो क्या होगा? स्केलेटल एकदम फ्रेजाइल हो जाएगा, बोन बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी, ठीक है, फ्रेजाइल हो जाएगी, जिसकी वजह से फ्रैक्चर के रिस्क जो होते हैं वो हायर हो जाते हैं, यानी कि फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। दिस कंडीशन इज वेरी कॉमन इन एल्डरली पीपल एंड मोस्ट पोस्ट मीनोपॉजल वुमेन, जो अराउंड 45 to 50 की एज के बाद की जो फीमेल्स हैं उनके अंदर ये डिजीजेस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बोन का मास रिडक्शन ज़्यादा होने लग जाता है। कॉमन फ्रैक्चर ऑफ डिस्टल रेडियस। अब ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से बोन का मास रिड्यूस होगा, तो जो ज़्यादा यूज होने वाले हैं जैसे डिस्टल रेडियस वाला पार्ट है, हिप है, स्पाइन है, फीमोरल नेक है और वर्टिबल बॉडीज आर ऑल रिलेटेड टू ऑस्टियोपोरोसिस। तो ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से इन बोन का फ्रैक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। ऑस्टियोक्लास्ट के इंक्रीज हो जाने से बोन का रिएब्जॉर्प्शन अधिक हो जाता है। जो बोन की जो बोन डिस्ट्रक्शन जो सेल है ऑस्टियोक्लास्ट, ये बढ़ने लग जाती है, ये बढ़ जाती है, तो बोन का मास रिड्यूस होने लग जाता है, बोन से कैल्शियम को रिड्यूस करने लग जाती है, ठीक है। और ज़्यादातर ये जो होता है जिनको हाइपर पैराथायरॉयड हो, तो हाइपर पैराथायरॉयड के केसेस में ऑस्टियोक्लास्ट क्लास्ट जो होती है वो बोन से रीअब्जॉर्प्शन शुरू कर देती है, कैल्शियम बोन से रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, बोन फ्रेजाइल हो जाती है। दो टाइप की होती है ये, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी क्यों होता है? इट रिजल्ट फ्रॉम ऑस्टियोपनिया। जिन पेशेंट्स को ऑस्टियोपनिया होता है उनकी वजह से अ कंडीशन दैट अकर व्हेन बॉडी डज नॉट मेक न्यू बोन, यानी कि नई बोन का फॉर्मेशन होना बंद हो गया। मोस्ट कॉमन फॉर्म है ये, जैसे कि इसके भी सब टाइप है, पोस्ट मीनोपोजल ऑस्टियोपोरोसिस या सिनाइल ऑस्टियोपोरोसिस, एज बढ़ने की वजह से ड्यू टू पोस्ट मीनोपोजल किस वजह से होता है कि बॉडी में एस्ट्रोजन की कमी हो गई, इसकी वजह से बोन डेंसिटी कम हो जाती है। सेकेंडरी में क्या होता है? इट इज ड्यू टू एक्सट्रिंसिक फैक्टर लाइक क्रोनिक लिवर डिजीज है किसी पेशेंट को, या कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ड्रग्स का ज़्यादा यूज करता है, या जुवेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस बचपन से ही था, बचपन में ही हो गया, या इडियोपैथिक कॉजेज की वजह से भी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। रिस्क फैक्टर क्या रहते हैं? एक्सोजीनस एंडोजीनस कोई भी रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। जैसे पेशेंट है वो कैल्शियम का इंटेक ही प्रॉपर नहीं कर रहा है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से हार्मोनल इम्बेलेंस हो जाता है, स्मोकिंग करता है, अल्कोहल इंटेक करता है, या स्टेरॉइड्स का इंटेक ज़्यादा करता है, या मेनोपॉज की वजह से भी होता है। एंडोजीनस क्या है? मेनली फीमेल को होगा। जो पतले लोग होते हैं उनमें ऑस्टियोब्लास्ट नंबर अपने आप ही बढ़ जाते हैं। शॉर्ट स्ट्रक्चर वाले जिनकी फैमिली हिस्ट्री हो, या अर्ली मेनोपॉज जिन फीमेल्स में हो जाता है, या हाइपर थायरॉयडिज्म के केसेस के अंदर जो बोन है उसका ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादा होने लग जाता है। उसके बाद पैथोफिजियोलॉजी क्या रहती है कि कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर, चाहे कि बढ़ती हुई एज हो, हार्मोन हो, डाइट हो या जीन हो, इन सब की वजह से बॉडी के अंदर कैल्शियम और विटामिन की डेफिशिएंसी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से बोन से कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन, बोन से कैल्शियम का रिडक्शन इंक्रीज हो जाता है, और न्यू बोन का फॉर्मेशन डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि कैल्शियम ले ही नहीं रहा तो नई बोन बनेगी कहाँ से, जिसकी वजह से धीरे धीरे बोन मास डिक्रीज होने लग जाता है, क्वालिटी बोन की लो होने लग जाती है, इससे फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। सिम्टम क्या रहेंगे? लोअर बैक में पेन ज़्यादा रहता है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन मिल सकता है, स्टेप्ड जो बोन की ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाती है, बोन की फ्रेजिबिलिटी बढ़ जाती है, स्पाइन का फ्रैक्चर है, रिस्ट फ्रैक्चर है, हिप और एंकल इनके फ्रैक्चर्स बढ़ जाते हैं, और बॉडी का जो पोस्चर है वो एबनॉर्मल हो सकता है, यानी कि डोर्सल काइफोसिस हो सकती है, जो स्पाइन का कर्व है उसका धीरे धीरे प्रोग्रेसिव लॉस हो जाता है, और ड्वागर्स हम यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, जिसमें क्या होता है? थोरेसिक वर्टिब्रा बाहर की तरफ कर्व हो जाती है एबनॉर्मली, ठीक है। तो ये जो सिम्टम है वो हमें ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर मिलते हैं। डायग्नोसिस कैसे कराओगे? एक्सरे सीटी स्कैन कराएंगे बोन का, ब्लड एनालिसिस करा सकते हैं, तो ब्लड में आपको ऑस्टियोक्लास्ट का लेवल बढ़ा हुआ मिल सकता है, बोन की डेंसियोमेट्री करवाओगे,
एक्सरे में ट्यूबरकुलर पैटर्न जैसे जिसमें बोन जो है धीरे धीरे बोन वीक होने लगेगी, ठीक है। और डेक्सा स्कैन टी स्कोर करा सकते हो बोन में, आगे बात कर लेंगे हम इसकी टी स्कोर की। और वेज एंड क्रस्ट फ्रैक्चर मिलेगा स्पाइन के अंदर। ट्रीटमेंट कैसे कराओगे, 2 मार्क्स में इसका ट्रीटमेंट 1-2 बार पूछा गया है। तो माइल्ड फिजिकल एक्सरसाइज के लिए बोलना है, विटामिन डी सप्लीमेंट देने हैं, कैल्शियम इंटेक बढ़ाना है, डेली 1500 mg कैल्शियम डेली इंटेक करना है। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी करा सकते हो अगर फीमेल के अंदर हो रहा है तो। ड्रग्स दे सकते हो, पाइफॉस्फोनेज, एलिड्रोनेट, ये ड्रग्स दे सकते हो। बोन बिल्डिंग सब्सटेंस है जैसे टेरीपेराडाइट है, ठीक है, एबेलोपेराडाइट है, ये बोन बिल्डिंग सब्सटेंस आप प्रिस्क्राइब कर सकते हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है इसके अंदर ओस्टियोमलाइटिस। मलाइटिस नाम से ही क्लियर है, क्या है, इन्फ्लामेशन। तो एन इन्फेक्शन ऑफ बोन इज कॉल्ड ऑस्टियोमलाइटिस। किसी भी इन्फेक्शन के कारण अगर बोन का इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसको हम कहते हैं ऑस्टियोमलाइटिस। ये ऑस्टियोमलाइटिस आपसे सर्जरी के एग्जाम में पूछा जाता है, केसी में इसका क्वेश्चन नहीं आता है। किसी सिस्टेमिक इन्फेक्शियस डिजीज के बोन में स्प्रेड होने की वजह से, चाहे वो एंटेरिक फीवर हो या ट्यूबरकुलोसिस हो या सिफिलिस हो, तो इनकी वजह से अगर कोई भी इन्फेक्शन है वो बोन में एंटर कर जाता है, उसकी वजह से बोन का इन्फ्लामेशन शुरू हो जाता है, जिसके कारण बोन मैरो के अंदर पेनफुल स्वेलिंग हो जाती है। तो ऑस्टियोमाइलिटिस को आप ट्यूबरकुलर बोन का ट्यूबरकुलोसिस भी कह सकते हो, ठीक है। तो बोन मैरो में स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है, कारण कोई भी हो सकता है, स्टेफाइलोकोरा और कोकस का इन्फेक्शन हो, या डायबिटीज है, सिकल सेल डिजीजेज है, रूमेटोइड आर्थराइटिस है, उनकी वजह से इन्फेक्शन अगर बोन तक ट्रांसमिट हो गया तो बोन मैरो इन्फेक्टिव हो सकता है, उसकी वजह से ऑस्टियोमाइलिटिस हो सकता है। सिम्टम क्या रहेंगे, अब इन्फ्लामेशन हो रहा है तो सारे इन्फ्लामेशन के सिम्टम होंगे, फीवर है, मलेज है, फटीग है, इरिटेबिलिटी है, और सीवियर पेन एट द साइट ऑफ बोन इन्फेक्शन, जहाँ भी बोन में इन्फेक्शन हुआ उस जगह सीवियर पेन रहेगा, ठीक है। और लॉस अराउंड द अफेक्टेड बोन, और टेंडरनेस रहेगी, रेडनेस रहेगी। मैनेजमेंट कैसे कराओगे, एंटीबायोटिक्स दे सकते हो जैसे सोडियम फ्यूजिडेट है, सर्जिकल एक्सप्लोरेशन करा सकते हो अगर वहाँ पे एब्सिस बनने लग गई है, या decompression are required if there is not an immediate response of antibodies, ठीक है। तो इस तरीके का आप करवा सकते हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर आता है ऑस्टियोपनिया। ऑस्टियोपनिया को हम अस्थि क्षय से कोरिलेट करते हैं। ऑस्टियोपनिया क्या है, ऑस्टियोपनिया इज डिक्रीज्ड बोन डेंसिटी, वहाँ पे बोन मास देखा था, ठीक है। बोन डेंसिटी अगर डिक्रीज हो रही है, बोन मास लो हो रहा है, बट नोट द एक्सटेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, यानी कि आप ये कह सकते हो ऑस्टियोपोरोसिस ऑस्टियोपनिया की बढ़ी हुई स्टेज है, ठीक है। यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस से पहले वाली स्टेज कौन सी है, ऑस्टियोपनिया, जिसमें क्या होता है, धीरे धीरे बोन डेंसिटी क्या होने लग जाती है, डिक्रीज होने लग जाती है, जिसकी वजह से बोन वीक होगी और फ्रैक्चर के रिस्क जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। इट इज ऑल्सो अ साइन ऑफ नॉर्मल एजिंग, जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे धीरे धीरे बोन मास भी कम होने लग जाता है। तो कई 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 क्या, हर जैसे कि ओल्ड एज में ये नॉर्मल एजिंग का साइन भी है। दिस इज डिफाइंड एज द बोन मिनरल डेंसिटी टी स्कोर बिटवीन, नॉर्मली जो टी स्कोर रहता है वो वन से लेके -1 से लेके -2.5 तक रहता है। ओस्टियोपनिया पोस्ट मीनोपोजल वुमेन में मोर फ्रिक्वेंटली देखा जाता है, क्योंकि उनके अंदर एस्ट्रोजन की क्या होने लग जाती है, कमी होने लग जाती है। रिस्क फैक्टर क्या रहेंगे, जो लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से, अल्कोहल इंटेक की वजह से, स्वेलिंग की वजह से। डायग्नोसिस में हम डेक्सा स्कैन कराते हैं, डुअल एक्सरे स्कैन इसका हम करवाते हैं, तो वहाँ पे हम टी स्कोर देखते हैं। देखिए, अगर टी स्कोर +1 से -1 तक आ रहा है, इसका मतलब बोन डेंसिटी कैसी है, नॉर्मल है। लेकिन -1 से -2.5 आ रहा है, इसका मतलब ऑस्टियोपनिया है पेशेंट को। और 2.5 -2.5 से ज़्यादा आ रही है तो वो ऑस्टियोपनिया की अगली स्टेज यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस होगा। ट्रीटमेंट कैसे, वही जो ऑस्टियोपोरोसिस में दिया, कैल्शियम विटामिन के सप्लीमेंट दे दिए, लो फैट डाइट देनी है जिसमें चीज मिल्क ये देना है, स्मॉल अमाउंट ऑफ सनलाइट में जिससे विटामिन डी बॉडी में रिएब्जॉर्ब होना शुरू हो, अवॉइड एल्कोहल एंड स्मोकिंग, फिजिकल एक्सरसाइज और बोन बिल्डिंग सब्सटेंस जैसे टेरिपेराडाइट ये हम दे सकते हैं।
यहाँ से कोई एक आपसे पूछा तो जरूर जाएगा, लेकिन ज्यादातर चांसेस जो रहते हैं वो ऑस्टियोआर्थराइटिस के ही रहते हैं, तो उसको आप अच्छे से पढ़िएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम शुक्र में श्रोता शुरू करते हैं।